नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। सबसे पहले बात करते हैं, भारत और अमेरिका के बीच होगी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारत आएंगे अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में 10 नवंबर को आएगा प्रतिनिधिमंडल। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी शामिल होंगे। ये दोनों देशों के बीच 2+2 फ्रेमवर्क के मद्देनजर 5वीं बैठक। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष को लेकर हो सकती है अहम चर्चा। दोनों देशों की विदेश और रक्षा मंत्री क्वाड गठबंधन को लेकर भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठकों में हिस्सा लेंगे। अपने समकक्षों के साथ अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे दोनों मंत्री, और ये दोनों ही बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, न सिर्फ इजराइल फलस्तीन की जंग को लेकर बल्कि अमेरिकी और भारतीय संबंध को लेकर। संदीप चक्रवर्ती होंगे तिमोर लेस्ते में भारत के अगले राजदूत। समवर्ती रूप से जकार्ता में निवास के साथ अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वर्तमान में इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं संदीप चक्रवर्ती। भारतीय विदेश सेवा के 1996 बैच के अधिकारी हैं संदीप चक्रवर्ती। IFS संदीप चक्रवर्ती की जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार मैराथन चुनावी दौरों की। दीपावली से पहले पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर का दौरा करेंगे। 10 नवंबर को सुबह 10 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से होंगे रवाना। सुबह 11:15 पर पाली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। पाली के गणगौर मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे सुमेरपुर के शिक्षा रंगमंच पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे जालोर के भीनमाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:45 पर भीनमाल से जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जोधपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जोधपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत और 11 नवंबर को सुबह 10:30 बजे जोधपुर से भोपालगढ़ के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे। भोपालगढ़ के नेहरू सर्किल पर जनसभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे लोहावट के बालाजी स्टेडियम में जनसभा करेंगे और दोपहर 2:45 पर फलोदी के मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं फलोदी में शाम 4:45 पर जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जोधपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं दीपावली के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन दोनों अलर्ट मोड पर है। जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिए गए हैं। 9 नवंबर शाम 6 बजे से 16 नवंबर शाम 6 बजे तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा। धारा 144 के तहत जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में जारी की गई है निषेधाज्ञा। पुलिस उपायुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय रमेश मौर्य ने आदेश जारी कर दिया। रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। रात्रि 10 बजे के बाद आतिशबाजी की ही नहीं जा सकेगी, यानी कि ग्रीन आतिशबाजी पर भी बैन रहेगा। इस दौरान अस्त्र शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं कर सके। मुंबई में दीपावली पर 3 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी। शाम 7 से रात 10 बजे तक के लिए अनुमति। इस समय मुंबई के लोग झेल रहे वायु प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण का जायजा लेने जल्द ही पहुंच सकती है केंद्रीय टीम। दिल्ली की तरह मुंबई में भी पटाखों पर पाबंदी रहेगी। स्वागत योग्य एक कदम है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 घंटे के लिए अनुमति दी है और यह पाबंदी का संकेत है। पर्यावरण के लिए जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। टेस्ला का भारत में प्रवेश एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को मिलेगी एप्पल जैसी सफलता। सितंबर क्वार्टर में भारत में एप्पल का राजस्व हो गया है 2 गुना। 2023 के अंत तक भारत में विश्व के 10% आईफोन का उत्पादन होगा और वाहनों के बाजार में अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर पर इस वक्त भारत है।
फिलहाल भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बेहद कम है। 2022 में बिके 43,70,000 वाहनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे महज 0.77% यानी कि 1% भी नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में टेस्ला के लिए खुला मैदान है भारत, यानी कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो टेक्नोलॉजी है वो अगले 4 से 5 सालों के अंदर तेजी से बदलने वाली है। और मानकर चलिए कि आपको ऐसी इलेक्ट्रिक कारें भी अगले 4-5 साल में मिल सकती हैं जो एक बार चार्ज करने पर 500 से 600 किलोमीटर चल सके। और बात करते हैं द हिंदू में लेख की 70 घंटे के हफ्ते के बाद एक समस्या। इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के बयान पर बहस। ये मेरा देश है, मैं चाहता हूं हफ्ते में 70 घंटे काम। जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर विश्वजीत धर ने लिखा, ये बयान गलत है। एडवांस देशों में काम के ज्यादा घंटों का चलन नहीं है। प्रोडक्टिविटी का बोझ इस तरह वर्कर पर डालना ठीक नहीं। इसके साथ ही ये इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स का भी उल्लंघन है। एडवांस देश लगातार घटा रहे हैं हफ्ते में काम के घंटे। जर्मनी में हफ्ते में 28 घंटे यानी कि लगभग हर दिन महज 4 घंटे काम। जापान में 44 घंटे काम कर सकते हैं। ऐसे में हर हफ्ते 70 घंटे काम करने की जरूरत सवालों के घेरे में है। इसका मतलब ये हो गया है कि आप हर दिन 10 घंटे काम करेंगे और अगर आप सैटरडे संडे ये ऑफ लेते हैं तो जरा सोचिए आपको हर दिन कितना काम करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन आप लगाइए। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बदलाव की दिशा में बढ़ता भारत। परंपरागत रूप से कोयले से चलते हैं देश के तमाम बिजली घर। कोयले पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ते कदम। पूर्वी क्षेत्र से मिलता है कोयला और बिजली उत्पादन का ये एक मुख्य स्रोत है। अब पश्चिमी क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का सिलसिला बढ़ रहा है। दक्षिणी राज्यों में पवन ऊर्जा, पश्चिमी राज्यों में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ रहा है। और अगर इन सबके बीच में राजस्थान, कच्छ और लद्दाख को देख ले तो यहां सौर ऊर्जा उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है और इसकी लागत 3 रुपए प्रति यूनिट आती है। जबकि कोयले से अगर बिजली की लागत को देखें तो 5 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है। कोयले के अलावा अन्य स्रोतों से भी बढ़ रहा है बिजली का उत्पादन। और बात करते हैं खनन माफियाओं को और खनिज विभाग कस रहा शिकंजा। खनन माफियाओं के खिलाफ 1 महीने में कितनी कार्रवाई की गई है? 1 महीने में कार्रवाई की गई है 837। इस दौरान 860 वाहन मशीनरी जब्त की गई। जुर्माना भी भारी भरकम लगाया गया। 6 करोड़ 11 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। 91 एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसके साथ एक रिकॉर्ड बना दिया। 1 से 6 नवंबर में 107 कार्रवाई हुई है। 110 वाहन मशीनरी जब्त की गई। 4 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली हुई और 10 एफआईआर। जयपुर इसमें सबसे ऊपर है क्योंकि जयपुर में सर्वाधिक 206 कार्रवाई हुई। 214 वाहन मशीनरी जब्त हुई। 1 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली की गई। एसीएस वीनू गुप्ता ने यह जानकारी दी। बेंगलुरु में रामनगर जिले का नाम बेंगलुरु दक्षिण करने का प्रस्ताव रखा गया। जिले का नाम बदलना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। उनका कहना है इससे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, रियल एस्टेट में फायदा होगा। बेंगलुरु का डेवलपमेंट तेजी से जारी है, उससे सटा है रामनगर जिला। 2007 में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बनाया था नया जिला रामनगर। बेंगलुरु ग्रामीण जिले का विभाजन कर नया जिला बनाया गया। अब फिर से रामनगर को बेंगलुरु में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। स्थानीय लोग कहते हैं ये रामनगर के व्यापारीकरण का एक प्रयास है। और बात करते हैं भारत भूटान सीमा की, जहां विकास से पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी ऐसा माना जा रहा है। और इसके संकेत किसने दिए? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश की बातचीत के बाद ये संकेत मिल रहे हैं। भूटान के 5वें नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात हुई और दोनों देशों के बीच रेल लिंक व्यापार संपर्क बनाने पर सहमति बनी। भूटान से असम के बीच कोकराझार
गैलूप रेल लिंक का सर्वे होगा। पश्चिम बंगाल से भूटान के बीच बनेगी एक नई रेलवे लाइन। आने वाले दिनों में भारत और भूटान के बीच नई परियोजनाएं और कई परियोजनाओं पर काम होगा। भारत और भूटान मिलकर लिखेंगे क्षेत्र के विकास की एक नई कहानी। और बात करते हैं धनतेरस से पहले बाजारों में धन वर्षा की। त्योहारी सीजन में गुलाबी शहर के बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। चार दीवारी के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। त्योहारी सीजन में व्यापार 55,000 करोड़ पार होने के आसार हैं। दीपोत्सव की खरीदारी की रौनक लगातार बढ़ रही है। खाने के सामान पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कपड़ों पर 4,200 करोड़ रुपए, बर्तन पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कार, बस और ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि पर 13,500 करोड़ रुपए और ज्वेलरी पर 1,400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। और अब सवाल यह है कि क्या वाकई में मिठाई कारोबारियों के दबाव में है FSSAI? क्योंकि देश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मिठाई दुकानों पर लगे शोकेस में मिठाइयों की संपूर्ण डिटेल देने पर यू टर्न है। FSSAI ने खुली मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर की अनिवार्यता को ऑप्शनल कर दिया है। पूरे मामले को साइंटिफिक कमेटी में भेजने की आड़ में अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 में जारी की थी गाइडलाइन और शोकेस में मौजूद खुली मिठाई की संपूर्ण डिटेल देने के लिए पाबंद किया गया था। और आपने देखा होगा जब पिछले साल भी दीपावली पर आप मिठाई लेने किसी मिठाई दुकान पर गए होंगे तो आपको उसमें दो चीजें नजर आई होंगी। पहली कि किस तारीख को यह बनाई गई, दूसरी किस तारीख तक यह इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन अब गाइडलाइन के तहत मिठाई के निर्माण और एक्सपायरी डेट की जो डिटेल देनी होती थी उसको अनिवार्य नहीं किया है। यानी मिठाई का नाम, दाम, कब बनी, कब तक हो सकती है इस्तेमाल, अब यह जरूरी नहीं है। और ये सारी जानकारी शोकेस में रखी मिठाई की ट्रे पर डिस्प्ले करना पहले अनिवार्य था, लेकिन हाल ही में FSSAI ने इस अनिवार्यता को ऑप्शनल कर दिया। यानी दुकानदार चाहे तो डिटेल रखे और ना चाहे तो ना ही लिखे। और कस्टमर पूछता रह जाए कि भैया बताइए कब तक इस्तेमाल होगी, जरा ये भी बता दीजिए कब बनी है। और दुकानदार चाहे तो बताए, ना चाहे तो ना बताए। शुद्धता के खिलाफ माना जा रहा है यह आदेश खिलाफ और चर्चाओं का विषय बना हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।